Viscobiology. Now today we are going to our new topic, the regulation of respiration and disorder of respiratory system. Okay, तो आज अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की रेगुलेशन किस तरह से होना और डिसऑर्डर क्या है। आज दो टॉपिक अपन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट वन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। वैसे देखा जाए तो रेगुलेशन जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है फुल्ली डिपेंड ऑन द मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा जो आपका ब्रेन का पार्ट है, इस ब्रेन के पार्ट के अंदर आपके रेस्पिरेटरी मूवमेंट है ना, बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी मूवमेंट होगा, उसका जो आपके कंट्रोलिंग है वो कौन करेगा, ऑब्लांगाटा का। लेकिन जो ब्रीथिंग का है, रिदमिक मूवमेंट जो चल रहा है आराम से ब्रीथिंग का है, रिदमिक मूवमेंट, उसका कंट्रोल कौन करेगा, तो रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन स्टेम जो आपके मेडुला और पोन्स है। ये रिदमिक जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर चल रहा है, लेकिन कभी हाई बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसका कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये बात क्लियर रखना। अब देखो मेडुला जो ऑब्लांगाटा है, ये मेडुला ऑब्लांगाटा के ब्रेन के पार्ट में दो सेंटर होते हैं। इन दो सेंटर के थ्रू ये पूरा आपके रिदमिक रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है। तो दो सेंटर कौन कौन से, तो रिदमिक एरिया जो दो कौन कौन से, DRG, एक आपके VRG। DRG डॉर्सल रिदमिक ग्रुप, क्या बोलेंगे अपन इसको, डॉर्सल रिदमिक ग्रुप, या फिर ये कह सकते हो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, DRG एंड VRG, ये दोनों याद रखना, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपके ब्रेन की बात की। कुछ कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो पता लगाते हैं कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा तो नहीं है, और सीधी कमी है तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन आपके कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा है। तो कमी उसको पहचानने के लिए आपकी बॉडी के अंदर है ना ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर माने जाते हैं आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं अपन, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। देखते हैं वन बाय वन। केमिकल रेगुलेशन, एक तो कैरोटिड बॉडीज और आपके एरोटिक बॉडी, ये दोनों के दोनों का प्रेजेंस होता है आपके हार्ट में। का प्रेजेंस होता है, ये हार्ट के अंदर प्रेजेंस होते हैं, एक कैरोटिड आर्टरीज के वहां पे, एक एओर्टिक आर्टरीज के वहां पर, ठीक है। ये इन दोनों के ऊपर ये ऐसे ये रिसेप्टर लगे रहते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं कि जो ब्लड जा रहा है उसके अंदर से वो इसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है। अगर मान लीजिए वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो सीधा ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन क्या करता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ाता है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाए। फिर मान लीजिए ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है तो इसे मैसेज जाता है तो ब्रेन की तरफ, ब्रेन से आपका ब्रीथिंग वापस क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये पूरा डिटेक्शन कौन करता है, तो कैरोटिड बॉडी और एओर्टिक बॉडी, याद रखना ये। इसके अलावा जो आपका ब्रीथिंग रेट है वो पूरा डिपेंड किस पे आपके, तो कहेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे। सीधी सी बात है ना, अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ब्रीथिंग रेट क्या होगी, कम। अगर ब्रीथिंग रेट बढ़ी हुई है मतलब क्या है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ब्रीथिंग रेट के। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है आपका ब्रीथिंग रेट। जैसे हाई टेम्परेचर होगा तो कंडीशन कौन सी होगी, आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात क्या आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी, सीधी सी बात है ना। अगर आपका टेम्परेचर कम है तो ब्रीथिंग रेट, आपकी मेटाबॉलिक रेट भी क्या होगी, कम होगी। मेटाबॉलिक रेट कम है तो आपके ब्रीथिंग रेट भी क्या होगी, डाउन रहेगी। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब अपन नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं वापस, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर है, देखो वैसे तो ये बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं इनको, लेकिन क्रैश कोर्स के कंसर्न के अंदर बात कर रहे हैं ना अपन, तो उन्हीं की पॉइंट, उन्हीं की बात करेंगे, वही की बात करेंगे जिसकी जरूरत है, जिनकी रिक्वायरमेंट है। कम समय में एक अच्छी प्रिपरेशन की जाए। आप है ना मेरी बात से कनेक्टेड है ना, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें अच्छे से बढ़ के जाना। एग्जाम के अंदर आप एग्जाम को फोड़ कराओगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल में एग्जाम को फोड़ कराएंगे अगर आपने प्रिपरेशन सही ढंग से कर ली, ऑनेस्टली कर ली। क्योंकि अभी टाइम नहीं है, क्योंकि 1 अगस्त को बता रहे हैं, बट पेंडेमिक टाइम हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज नहीं है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल होने लग गई है, तो प्रिपरेशन करने लग जाइए, ठीक है ना। डिसऑर्डर के लिए एक बात करता हूँ, कौन सा आपके सबसे फर्स्ट है, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब परमानेंट फॉर्म के अंदर आपकी ब्रोंकी खत्म हो जाए, परमानेंट फॉर्म के अंदर आपकी ब्रोंकी खत्म हो जाए, मतलब म्यूकस आपके बहुत ज्यादा रिलीज होगा, वो म्यूकस आपके फिर कफ के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रोंकियल अस्थमा,
तरह से ये एलर्जिक कंडीशन है कि डस्ट पार्टिकल्स की वगैरह जाने से एक परमानेंट कंडीशन नहीं होती है ये ब्रोंकियल अस्थमा। जब कोई डस्ट उड़ती है ऐसी कंडीशन आती है तभी आपके ना कफिंग वगैरह रहती है, ठीक है। एम्फाइसेमा इंपॉर्टेंट, ये किसकी वजह से होता है आपके जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो लोग, जैसे ही सिगरेट का जो स्मोक होता है अंदर जाते ही जो एल्विलाई होती है, एल्विलाई के ऊपर ध्यान देना, ये एल्विलाई के वहां पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है, इन ब्लड कैपिलरीज को ये स्मोक क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और जैसे टूटता है तो वहां पे ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग की वजह से आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब लेकिन यहाँ जो एम्फाइसेमा में बात करेंगे तो इस ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, आपके इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया, ऑक्सीजन को गेन करने का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, तो घट जाता है। किसकी वजह से, एम्फाइसेमा में एल्वेलाई के ब्रेक होने की वजह से आपके जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा। तो क्यों होता है, सिगरेट स्मोकिंग। अगर मान लीजिए टू स्मोक कर रहे हाई तो दूसरी कंडीशन आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं लंग कैंसर, देखेंगे अपन आगे। चलो फिर बाद में निमोनिया की बात करें तो ये एल्वेलाई के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है एल्वेलाई के अंदर, तो उसको कहेंगे अपन निमोनिया। ये कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ना, अपन ने पढ़ा हुआ है ये आपके अच्छे से। लंग कैंसर बात करें तो ये एक्सेसिव स्मोकिंग, जो चेन स्मोकर्स होते हैं है ना, जो दिन के 15 20 30 ऐसी स्मोकिंग करे सिगरेट को, तो है ना इन कंडीशन ये जो पूरा कंडीशन आएगा वो एक्सेसिव स्मोकिंग वाली कंडीशन रहेगी। इसके अंदर आपकी मैलिग्नेंसी हो जाती है। मैलिग्नेंसी का मतलब क्या कि आपकी ब्लड कैपिलरी में बताया था, आपकी ब्लड कैपिलरी वो रैप्चर हो जाती है, वहां से बहुत ज्यादा ब्लडिंग होने लगता है, मैलिग्नेंसी हो जाती है, एक तरह से ब्लडिंग होता रहता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। उसके बाद में बात करें हेयर फीवर, ये भी एक एलर्जीज है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, पोलन ग्रेन्स है, उनकी वजह से कंडीशंस रहती है, आप उसको हेयर फीवर कहेंगे। पल्मोनरी टीबी मतलब पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो आपके लंग्स के अंदर रहता है, तो किसके थ्रू रहेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रखना, कोई पूछ ले एमसीक्यूज के अंदर पता होना चाहिए। फिर बात करें अपन डिप्थीरिया, कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोरेंजा राइनो वायरस है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा आपके ऑक्यूपेशनल जो है ना, ऐसे लोग काम करते हैं डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, वो गेन करते हैं डिजीज को, है ना, और ऐसा उनका काम ही ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो आपके फर्स्ट पार्ट कहेंगे एंथ्रिकोसिस, ये आपके कोल वर्कर जो है कोल फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, वहां से इनकी प्रॉब्लम हो जाती है एक तरह से। और लंग्स का जो फाइबर्स है, लंग्स के फाइबर्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। किसके अंदर, आपके कौन से ऐसे जो कोल वर्कर्स है। सिलिकोसिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपके अगर बात करेंगे सिलिकोसिस मतलब सिलिकॉन कंपाउंड, जिस इंडस्ट्रीज से सिलिकॉन निकलता है, जैसे ग्लास इंडस्ट्रीज हुई आपके, कॉपर इंडस्ट्रीज हुई आपके, पोर्टस इंडस्ट्रीज हुई आपकी, इन सब में सिलिकॉन प्रोड्यूस होता है, और ये सिलिकॉन धीरे धीरे क्या करता है, इंसान को सिलिकोसिस की हो जाता है। अगर मान लीजिए और अगर कंडीशन बढ़ती है तो लीवर पे भी इफेक्ट हो जाता है, प्रोग्रेसिव लीवर डिजीज हो जाती है आपके, है ना, इस तरह से आपके लीवर पे भी इफेक्ट आने लगता है। तो इस तरह से अपन ने बात की रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और दूसरी बात की डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट कर लिया है ह्यूमन के अंदर। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे बॉडी फ्लूइड का, और सर्कुलेशन कैसे होता है अपने बॉडी के अंदर, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, बाय, टेक।